पानी और बढ़ी परेशानी की। हरियाणा में अब मानसूनी हवाएं पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं और प्रदेश में लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आज भी 13 जिले हैं जहां पे बारिश का अलर्ट दिया है। इसके अलावा 6 शहर में ऑरेंज अलर्ट और 7 शहर हैं यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश को लेकर के एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि निचले इलाकों में गंभीर जल भराव होने, अंडरपास के बंद होने, बिजली पानी जैसी म्यूनिसिपल सेवाएं ठप होने का खतरा है और इस वजह से प्रशासन और आम जनता को पहले से तैयार रहने के लिए यह ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। तो प्रशासन की ओर से यह अलर्ट जारी कर दिया गया है और पिछले 2 दिन से चूंकि लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो भारी बारिश है वो लगातार जारी है। 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है और इसलिए मॉनसून को लेकर के प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। अब कहां कहां पर ऑरेंज अलर्ट है आप देखिए, पानीपत है, सोनीपत है, जहां पर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये वो जिले हैं जो आप इस समय देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। रोहतक है, बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर भी जारी किया गया है। गुरुग्राम, यहां की स्थिति आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह की बनी हुई है, ऑरेंज अलर्ट है। फरीदाबाद में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है, ऑरेंज अलर्ट है। करनाल में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और पानीपत में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के। इसके अलावा सोनीपत में भी भारी बारिश की संभावना है, रोहतक में भी भारी बारिश की संभावना है। तो ये वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, पानीपत है। इन सभी जगहों पर बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि ये वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जहां पर ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। और इन्हीं तमाम जगहों से आप देख रहे हैं कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, जो कि ये बता रही हैं कि किस तरह से बारिश की वजह से लोग इस बारिश में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में बारिश का हाल आप देखिए, बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश गुरुग्राम में 83.0 mm हुई है। करनाल में फिर 79.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से अगर आप पलवल में देखेंगे तो यहां पर 42.0 mm बारिश हुई है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में 36.0 mm बारिश को रिकॉर्ड किया गया है। नूह में 25.5 mm बारिश हुई है। अंबाला में 19.9 mm और कैथल में 15.5 mm है। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं कि इस समय बारिश को लेकर के लगातार बनी हुई है। और अब साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। गुलशन, तस्वीरें लगातार हम लोगों ने देखी और पिछले 2 दिन से जो हाल है बारिश का, गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित है पूरे प्रदेश के अंदर। अभी क्या मौजूदा स्थिति है और आईएमडी के अलर्ट को लेकर के क्या तैयारी वहां पर प्रशासन की है, किस तरह की परिस्थितियां हैं गुरुग्राम में, अपडेट करें। देखिए, आज बिल्कुल गुड़गांव में ऑरेंज अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां बेशक कर रखी है। चाहे जहां भी गुड़गांव में जलभराव के चिन्हित पॉइंट है वहां पर अधिकारियों की ड्यूटी है जो वो लगाई गई है। हालांकि जिस तरह की परसों जो बारिश हुई थी, उस परसों की बारिश के बाद से जो वादे और दावे इस गुड़गांव नगर निगम ने किए थे, उनकी पोल तो जरूर खुलती हुई दिखाई दी, लेकिन अब अधिकारियों की एक बार फिर तैनाती उन्हीं चिन्हित पॉइंटों पर की गई है जहां जहां भी जो परसों की बारिश हुई थी, जहां जहां जलभराव हुआ था। चाहे वो सेक्टर 10 का इलाका है, सेक्टर 10A का इलाका है, खानसा रोड है, सोहना रोड है, इसके अलावा शीतला माता रोड, सेक्टर 5 रोड है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि नगर निगम द्वारा कई जगह कार्य भी जो है वो कराए जा रहे हैं। कहीं पर पानी की पाइपलाइन बिछनी है, कहीं सीवर की पाइपलाइन बिछनी है, कहीं ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक करनी है। तो इस तरह के काम भी जो है छिड़े हुए हैं, जिसके कारण सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो नजर आ रहे हैं। और ये सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से हादसे का जो शिकार है वो तमाम वो लोग हो रहे हैं जो उस इलाके में रहते हैं या तो उस जगह से किसी भी व्यक्ति को वहां से वो गुजर रहे होते हैं। पिछली तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई जहां पर बसें फंसी हुई नजर आई, कई दोपहिया वाहन चालक फंसे हुआ नजर आए, कई गाड़ी चालक जो है उस गड्ढे में नजर आए। तो ये तस्वीरें हमने साफ तौर से दिखाई और इस पर प्रशासन को जगाया भी और साफ तौर से ये भी कहा कि जो वादे और दावे आपने किए थे कि मानसून की बारिश में जलभराव नहीं होगा, लेकिन फिर दोबारा से गुड़गांव में जो है जलभराव देखने को मिला। और अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर वाटर ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है, जहां पानी की निकासी नहीं है और पिछले 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वहां से पानी का जो ठहराव है वो वहां से नहीं गया।
और अब जब मीडिया ने खबर दिखाई, कल इंडिया न्यूज हरियाणा ने भी उस खबर को प्रमुखता से उठाया, जहां पर एरिया मॉल के सामने घुटनों तक का जो पानी है वो देखा गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वहां से पानी जो है नहीं गया था। जब खबर दिखाए जाने के बाद वहां पर पंप लगाए गए और जनरेटर के पंपों के माध्यम से उस जगह के पानी को निकाला गया। तो ये व्यवस्था गुड़गांव में हर साल जब भी बारिश आती है तब नजर आती है। और वायदे और दावे जो भी इन कुर्सियों पर बैठे अधिकारी होते हैं वो करते हैं, इससे पहले भी किए गए थे। अब फिर दोबारा से जब यहाँ पर एक गुड़गांव के नगर निगम कमिश्नर प्रदीप भैया ने कुर्सी संभाली थी, तो कुर्सी संभालने के बाद उनकी प्राथमिकताएं यही थी कि इस बार वो इस ड्रेनेज की व्यवस्था पर काम करेंगे, जहां जहां जल भराव होता है वहां पर पानी की निकासी का काम करेंगे। लेकिन वही ढाक के तीन पाक जो पहले दावे और वादे होते थे, वही दावे और वादे अभी भी किए गए, लेकिन व्यवस्था बदली नहीं, व्यवस्था वैसी ही नजर आई। हालांकि हम बिल्कुल, इसमें लेकिन राहत की बात गुलशन एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि ये थोड़ा सा बताएं, चूंकि अब जो ग्राउंड परिस्थितियां हैं वो तो आप बता ही रहे हैं कि हर साल वही तस्वीरें होती हैं, दावे चाहे जो किए जाते हों, लेकिन जब भी बारिश होती है तो कमोबेश उसी समस्या से गुरुग्राम वासी जूझते हैं। लेकिन इस समस्या को लेकर के एडवाइजरी क्या है प्रशासन की ओर से? और चूंकि ट्रैफिक को लेकर के सबसे ज्यादा कियोस्क होता है, हम लोग देखते हैं गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि ऑफिसेज में या जब छुट्टियां होती हैं ऑफिसेज की, उस समय बहुत लंबा जाम देखने को मिलता है और बारिश हो जाए तो फिर हालत और खराब। तो अभी क्या कोई एडवाइजरी है इस तरह की लोगों को लेकर के, और ट्रैफिक का क्या प्लान है, किस तरह का मूवमेंट रहेगा? बारिश चूंकि अभी भी आईएमडी की ओर से कहा जा रहा है कि 2-3 दिन अभी और होगी, तो क्या कुछ अभी वहां पर इसको लेकर के जो जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आईएमडी की ओर से बारिश का अलर्ट जरूर जारी किया गया है, और जिसमें गुड़गांव भी ऑरेंज अलर्ट में है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ट्रैफिक की व्यवस्था, बेहद ट्रैफिक की व्यवस्था जरूर खराब होती है जब भी जलभराव होता है। और गुड़गांव की सड़कों पर जब जलभराव जमा होगा तो ट्रैफिक रैंक कर चलेंगे, उससे एक लंबा जाम भी लगेगा। जो तस्वीरें पिछले दिनों हमने दिखाई भी थी कि नेशनल हाईवे 48 पर जो दिल्ली से जयपुर की ओर रास्ता जाता है, वहां पर किस लिए जाम लगा? वो इसलिए जाम लगा था क्योंकि आगे नरसिंहपुर रोड पर एक सड़क धंस गई थी, जिस वजह से लगभग 8 से 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा। और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक डाइवर्जन रूट भी बनाया गया ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो लोग दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे उनके लिए एसपीआर रोड से द्वारका एक्सप्रेस रोड का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, ताकि वो इस जाम में ना फंसे। और गुड़गांव की नेशनल हाईवे 48 के अलावा भी अगर हम बात करें, जो मुख्य सड़कें गुड़गांव की हैं जहां पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, सेक्टर 5 रोड जो शीतला माता रोड है, वहां पर 2-2 घंटे से जो लोग हैं 1-1 किलोमीटर तक भी नहीं चले, जाम में फंसे रहे। एमजी रोड है, गोल्ड कोस्ट रोड है, एक्सटेंशन रोड है, सोहना रोड एलिवेटेड के नीचे जो सर्विस लेन है वो रोड है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। और अभी भी अगर हम कहें कि ऑफिस आवर्स में भी जाम लगता है, लेकिन जब जल भराव हो जाता है तो और लंबा जाम जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस इस दौरान हजारों पुलिसकर्मी सड़कों पर है। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर की तरफ से सभी को एक निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए सड़कों पर आपको तैनात रहना है। इसलिए हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है सड़कों पर तैनात होकर सभी गाड़ियों को सबसे पहले जो है वहां से निकाल रही है, ताकि लोग जो है वो जामों में न फंसे। क्योंकि अक्सर इस जलभराव के कारण लोगों को दो चार होना पड़ता है, खासकर बच्चों को बिल्कुल, भी तो कुल दो चार मिलाकर के होना पड़ता ट्रैफिक है। के लिए भी आप बता रहे हैं कि जो एडवाइजरी है वो जारी की गई हो, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। गुलशन, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। एक बार करनाल का भी रुख करते हैं। महेंद्र मेरे साथ वहां से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्या स्थिति इस समय करनाल में देखने को मिल रही है? क्योंकि बारिश के बाद कमोबेश कल भी आपसे बात हो रही थी और आप बता रहे थे कि अब जो चाहे हम ट्रैफिक की बात करें या जल जमाव की बात करें, परेशानी हो रही है करनाल के अंदर भी। और अभी भी 3 दिन कम से कम अभी और आईएमडी कह रहा है कि तेज बारिश की संभावना है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उसमें करनाल भी शामिल है। किस तरह की स्थिति है अभी करनाल में, महेंद्र? बिल्कुल आयुष, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जिन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें करनाल भी शामिल है। अभी तक करनाल में करीब 90 mm बरसात हो चुकी है और आगे 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि शनिवार तक बादलवाही छाने के पूरे आसार बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक भी इस तरह की जानकारी दे रहे कि अच्छी खासी बरसात आगामी 2-3 दिनों तक हो सकती है। और जिस तरह से जो पहला दिन था बरसात का, उस दिन तेज बरसात हुई तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की पोल आयुष जरूर खोल दी थी। इस तरह प्रबंध जो है पुख्ता थे,
चाहे हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, या ऐसे चौक चौराहों की बात करें जहां अक्सर जो है बरसाती सीजन में जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम होता था, तो सभी हालात लोगों ने पहली ही बरसात में देख लिए हैं, उनसे जूझ लिए हैं वो। और अभी जिस तरह से 3 दिन बरसात चलेगी, उससे भी कोई ज्यादा हालात जो है कुछ उनमें सुधार दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी भी स्थिति जस की तस है। जो बरसात का पानी होगा, गंदा पानी होगा, उसकी शहरी क्षेत्र से निकासी के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, यानी कि इस दौरान लोगों को उस परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है। हालांकि जब हम ये खबरें दिखा रहे हैं लगातार कि क्या कुछ हालात हैं सड़कों के हैं, क्या कुछ हालात ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद अधिकारी जरूर जो है धरातल पर आए हैं, फील्ड में उतरे हैं। चाहे हम नगर निगम कमिश्नर की बात करें, डीसी की बात करें, या नगर पालिकाओं के अधिकारियों की बात करें, वो जरूर मुआयना करने पहुंचे हैं कि कहाँ पर क्या किया जा सकता है। लेकिन ये प्रबंध जो है आयुष जो है मानसून सीजन से पहले किए जाने चाहिए थे। अब इन प्रबंधों का शायद उतना फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी बात है, यमुना क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा आयुष, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों में तेज बरसात होगी तो उसमें जो दूसरा बड़ा खतरा हरियाणा के कई जिलों को बनता है, चाहे यमुनानगर की बात करें, हम करनाल की बात करें, पानीपत की या सोनीपत की बात करें, तो वो खतरा होता है कि यमुना में जब तूफान आएगा, यदि बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, तो किस तरह की तैयारियां। अभी भी जो यमुना में बाढ़ बचाव के कार्य किए जाने चाहिए थे, वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुए हैं। 30 जून की डेडलाइन थी, ये समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये काम चल रहे हैं। ये गनीमत मानिए कि अभी तक उतनी बरसात नहीं हुई या कहीं पहाड़ों से उतना पानी यमुना में नहीं छोड़ा गया। यदि ऐसी स्थितियां बन जाती तो यमुना इस बार भी खतरनाक साबित हो सकती थी। अब देखने वाली बात यही रही। नहीं तो महेंद्र, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं और खासतौर से यमुना में जब भी जलस्तर बढ़ता है तो यमुना के साथ लगते हुए जो भी जिले हैं वहां पर यह समस्या होती है, उसमें करनाल भी अछूता नहीं है। अब क्या इसके पीछे की वजह वहां पर आपको दिखती है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी भी जो काम वहां पर होना चाहिए वो हुआ नहीं है, आधा अधूरा काम अभी भी पड़ा हुआ है, और अब बारिश तो शुरू हो गई, मानसून एक्टिव हो गया है। क्या कारण है? क्या प्रशासनिक सिर्फ लापरवाही है या कुछ और चीजें भी हैं जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं? महेंद्र, देखिए, कई तरह के कारण हैं जो इसके पीछे वजह बताए जा रहे, क्योंकि सरकार और सिंचाई विभाग प्लानिंग करता है ये सर्दियों के महीने में कि यमुना पे किस तरह का काम किया जाना, किस तरह की रिवेटमेंट बननी है, कितने स्टडों का नया निर्माण होना, कितने स्टड की रिपेयर करनी है। हमने इस संदर्भ में जो सिंचाई विभाग के एक्शन है उनसे सवाल किया था कि आखिर ये काम जिनकी डेडलाइन 30 जून रखी गई थी, ये पूरे क्यों नहीं किए गए, कहाँ लापरवाही रही है, क्या कहाँ कमी रही है। तो उन्होंने कहा था कि अप्रैल और मई महीने में इस तरह से बरसात हुई, उसकी वजह से जो पत्थर की खदान है वहां पर काम नहीं हो पाया। पत्थर की आपूर्ति, जितना पत्थर यहाँ पर चाहिए था स्टड बनाने के लिए, रिवेटमेंट के लिए, वो पत्थर यहाँ यमुना तट पर नहीं पहुंचा, उसमें देरी हुई है। और यही वजह रही है कि कारण बताते हैं कि पत्थर देरी के कारण जो है, जहाँ जो बाढ़ बचाव के कार्य किए जाने थे, करीब 25 करोड़ की लागत खर्च करनी थी यहाँ पर, वो सारे काम डिले हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि आगामी 1 हफ्ते के अंदर ये सारे काम हम पूरी तरह से मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन वही सवाल होता है कि हर साल तैयारियां जरूर सरकारी अधिकारी करते हैं, लेकिन समय पर काम नहीं होता, जिसकी खामियाजा जो है, खासकर यमुना की बाढ़ का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो आसपास के दर्जनों गांव है वहां के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। जी हाँ। चलिए महेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बड़ी और अहम जानकारी है। अब गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक फ्लैट की बालकनी गिर गई है, सेक्टर 37D। बालकनी का लेंटर गिरा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई है। बालकनी गिरने की जानकारी है, बालकनी का लेंटर गिरने की ये जानकारी फिलहाल गुरुग्राम से आ रही है। हादसे में बस गनीमत यह है कि अभी कोई हताहत नहीं हुआ है। ये इंपीरिया एस्फेरा फेज 2 का मामला बताया जा रहा है और गुरुग्राम का ये फ्लैट है जिसकी एक बालकनी गिरने की जानकारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, सेक्टर 37D बालकनी का लेंटर गिरा है। हादसे के बाद जाहिर है कि अफरा तफरी का जो माहौल है वो बन गया। देखिए, इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और ये फ्लैट की बालकनी देखिए किस तरीके से भरभरा के गिर गई। सेक्टर 37D में बताया जा रहा है और यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। बस गनीमत यह है कि इसमें किसी भी तरह के हताहत होने की कोई सूचना भी फिलहाल नहीं है। तो ये इंपीरिया एस्फेरा फेज 2, ये सोसाइटी आप देख रहे हैं किस तरीके से 37D, और यहाँ पर ये फ्लैट की बालकनी गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा हादसा होने से टला है। गुलशन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन,